हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th का फिजिक्स का कुछ हम पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ फिजिक्स का क्या स्कोप है, कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे करना चाहिए, इस पर डिस्कशन हुआ था। आज से हम लोग सब्जेक्ट मैटर में इंटर करते हैं। खास करके फिजिक्स का जो सिलेबस है क्लास 11th का, उस पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ ब्लूप्रिंट उस पर हम देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था तुम लोगों को कि जो क्लास 11 का फिजिक्स है वो क्लास 9 के फिजिक्स पर टोटली बेस्ड है। इसलिए स्टूडेंट्स एक बार अगर तुम्हारे पास 9th क्लास का फिजिक्स का बुक है तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब तक बेस अच्छा नहीं होता है फिजिक्स समझ में आने में थोड़ा दिक्कत करता है, कठिनाई होती है। इसलिए 9th क्लास का कंसेप्ट तो है थोड़ा सा क्लियर रखना होगा। एक बार उसको अगर बुक है तो एक बार पढ़ लेना, उसको 9th को देख लेना ध्यान से, क्या क्या है उसमें, टर्म है, डिफिनेशन है, ये सबको थोड़ा अच्छा से कर लेना। अब जो क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस है हम उस पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्लास 11th में जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन का पैटर्न है मैं उस पर बता दूं। जो फिजिक्स का है वही केमिस्ट्री पैटर्न भी है, दोनों सेम है। केमिस्ट्री वाले सर भी वीडियो में बताए थे तुम लोगों को कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है 11th में, जिसपे 40 मार्क्स का एग्जाम तुमको देना होगा और 10 मार्क्स इंटरनल नंबर दिए जाते हैं। जो अपना जो इंटरनल असेसमेंट जिसको कहा जाता है, जो कॉलेज में जो एग्जाम होते हैं इंटरनल, वो 10 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का एग्जाम है और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। वन वर्ड आंसर, जैसे जिसको वन वर्ड आंसर नहीं, मल्टीपल चॉइस जिसको कहा जाता है एमसीक्यू। कोई 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक सही रहेगा। तो जब एमसीक्यू पैटर्न है इसीलिए पूरा डीपली पढ़ना होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो जो भी पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, तुमको बताया जाएगा, क्वेश्चन 90% से एवं क्वेश्चन तुम्हारा नोट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ सैंपल पेपर भी हम लोग देंगे जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी कहते हैं, असाइनमेंट कहते हैं, उसी से सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पैटर्न है 11th का, ये बहुत अच्छा पैटर्न है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जितना अच्छा नॉलेज तुम गेम करो, जितना ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज करो। क्योंकि जितने भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं पॉइंट 12 पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, सारा एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। तो इस निमित्त तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पैटर्न है ये कि अगर तैयारी करेगा तो साथ ही साथ उसका भी तैयारी होते जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुम्हारा तैयारी होते जाएगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग हो, और जो डिफेंस एग्जाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसका तैयारी होते चलेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं। देखो, फिजिक्स को सिलेबस को जब हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट जो बताया गया है उसमें मैकेनिक्स है। ये मैकेनिक्स जो हमने दिया है 11-12 का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है इसको। इसी के अंदर बहुत सारा चैप्टर आएगा। तो पहला यूनिट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर जो पहला जो चैप्टर है हमारा, देखो ये यूनिट है और उसके अंदर में हम लोग चैप्टर का नाम दिए हैं, चैप्टर है, टॉपिक्स है, शो है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस। देखो, यूनिट के बारे में तुम क्लास 9 तक पढ़ा होगा, डायमेंशन तो नहीं पढ़े होगे, डायमेंशन तुम 11 तक पढ़ोगे। तो यूनिट क्या होता है निकालने जानते होगे। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हो, या वर्क का यूनिट जूल होता है, पढ़ोगे 9th क्लास में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर हमें मालूम है तो हम उसका कैसे यूनिट निकालेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे, यूनिट निकालने को हम लोग सीखेंगे। मतलब कोई भी फॉर्मूला मिले उसका आसानी से तुम यूनिट निकाल सकते हो। और जब यूनिट निकालोगे तो उसी से रिलेटेड एक डायमेंशन टॉपिक है जो तुम चैप्टर में पढ़ोगे। डायमेंशन में क्या होता है, पावर का कंसेप्ट होता है। कोई भी यूनिट लिखते हैं जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड का पावर -2 हुआ। तो उसी तरह से उसमें पावर के रूप में होता है, आगे हम उसमें बताएंगे। सेकंड जो चैप्टर आएगा हमारा वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स मैंने दिया है। देखो, तुम वेक्टर्स और स्केलर के बारे में 9th में पढ़ा होगा, हिंदी में जिसको सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ काफी डिटेल में पढ़ना है और कहा जाता है ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट या बैकबोन कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिजिक्स का बैकबोन है ये वेक्टर्स, क्योंकि बिना वेक्टर का हम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। चाहे 11th का हो, चाहे 12 का हो, चाहे आगे भी तुम पढ़ोगे, तो बिना वेक्टर का फिजिक्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। इसीलिए ये वेक्टर को कहा जाता है बैकबोन ऑफ फिजिक्स।
जो कि थोड़ा सा 9th क्लास में सदिश राशि और अदिश राशि करके तुम लोग पढ़े होगे, हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। और फिर मैंने एक टॉपिक जोड़ा है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ गणित। देखो बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स नहीं हो सकता है। फिजिक्स का जो बेस है वो हमारा गणित है, मैथमेटिक्स है। इसीलिए हम कुछ मैथमेटिक्स का टॉपिक्स भी बताएंगे। वो मैथमेटिक्स तुम पढ़ोगे भी, 12th क्लास में पढ़ोगे, कुछ 11th में पढ़ोगे, लेकिन हमारा फिजिक्स में पहला ही चैप्टर में यूज होगा। इसीलिए हम मैथमेटिक्स का क्लास को इंतजार न करके पहले जितना जरूरत है फिजिक्स में हम उसको डिस्कस कर देंगे। तो उसको हमने कहा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताएंगे, कुछ कैलकुलस बताएंगे, कुछ अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डाला है। फिर आता है यहीं से प्योर फिजिक्स, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स का ही टॉपिक बेहतर माना जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स है, और लेकिन फिजिक्स का वो चूंकि लैंग्वेज है, पूरा फिजिक्स उसी पर बेस्ड है, इसीलिए अलग चैप्टर इसको दे दिया गया है। और उसके बाद जो मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है तुमको कंसेप्ट वाला चैप्टर, वो काइनेमेटिक्स है। देखो तुम जब 9th क्लास में पढ़ा होगा तो यूनिट चैप्टर तुम्हारा वहां भी था, मेजरमेंट एंड यूनिट। उसके बाद पहला चैप्टर था मोशन, गति चैप्टर, जिसमें तुम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको सरल रेखा में गति पढ़े होगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और भी उसके अंदर में तुम पढ़ा होगा डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो वो जो चैप्टर है सब तुम्हारा काइनेमेटिक्स के अंदर आ गया है। इसमें पढ़ना है पहले मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन, या एक सरल रेखा में गति, जिसको मैंने वन डायमेंशन कहा। ये तो तुमको 9th में ही पढ़ना था। हाँ, 2 डायमेंशन मोशन तुम नहीं पढ़े हो 9th में, प्योर 11th का टॉपिक है, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन रखा है, रिलेटिव मोशन रखा है। इस तरह का चैप्टर तुमको इसमें पढ़ना होगा। अब प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, ये सब टर्म है, अलग अलग चैप्टर का नाम है, जो तुम आगे जाकर के 11th में इसमें आगे पढ़ोगे, क्योंकि 9th में ये नहीं पढ़ना था। उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। देखो जब मोशन पढ़े होगे उसके बाद था तुम्हारा 9th क्लास का जो थर्ड चैप्टर जो कहोगे, उसमें तुम पढ़ा होगा न्यूटन का गति का नियम, या फोर्स चैप्टर। तो देखो उसी को लॉज ऑफ मोशन कहा गया है। जो तुमने न्यूटन का 3 नियम पढ़ा था वहां 9th में, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, हम समझते हैं सबको याद भी होना चाहिए 9th जो बच्चे 10th पास करके आए हैं। देखो यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन वही है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है, उसका इनर्शिया, जड़त्व के बारे में बताऊंगा, फोर्स का डिफिनेशन दूंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में। और यहीं से मैं एक टॉपिक जोड़ा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ये तुम्हारा आगे के लिए जो तुम पढ़ रहे हो अब 11th का फिजिक्स, इसमें इसका बहुत यूज होगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फिजिक्स का कोई भी चीज को देखे तो उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना। ये डायरेक्ट सिलेबस में नहीं रहता, मैंने इसको सिलेबस में, अपना सिलेबस में इसको डाल दिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी चीज को सोच नहीं सकते हैं। जैसे मान लो ये बुक इस पर रखा हुआ है, तो इस बुक में कितने तरह का फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, अगर इस बुक को इधर खींचेंगे तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, बुक को ऊपर उठाएंगे तो कौन सा फोर्स लगा। तो डिफरेंट किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, हम उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th पे तो पूछता ही है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो ऑल इंडिया बेसिस के एग्जाम है, उसमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैंने एक लिख दिया है स्यूडो फोर्स, क्योंकि यहां पर मैं स्यूडो फोर्स में तुमको लिफ्ट का मोशन के बारे में बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसको अलग टॉपिक ही दे दिया है स्यूडो फोर्स, जिसमें लिफ्ट में तुम गए होगे, लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या फीलिंग्स होता है, उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा, तुम पर क्या एक्सपीरियंस करोगे लिफ्ट में, तो ये स्यूडो फोर्स के अंदर आएगा। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में घर्षण कहते हैं, 9th पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लियो होगे, यहां भी आएगा। फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, कैसे इसका इक्वेशन निकालेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन कैसे कम होता है, ये सब टॉपिक हमारा इसमें रहेगा। तो ये टॉपिक है हमारा सिलेबस है मैकेनिकल लॉज ऑफ मोशन का। फिर फोर्थ चैप्टर में इसमें हम आएंगे वर्क पावर एनर्जी आएगा, कोलिजन आएगा, ये सब आएगा। तो इसके बाद हम लोग 4th चैप्टर में आएंगे, इसको देख लो।
जो कि तुम 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। यहाँ भी है वो लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, और उसी में मैं बताऊंगा कॉलिजन। कॉलिजन माने टक्कर, दो बॉडी के बीच का जो टक्कर होता है उसको भी फिजिक्स में एक अलग चैप्टर रखा गया 11th में, कॉलिजन कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा 4th चैप्टर है, हम मैकेनिक्स का सिलेबस हम पूरा डिटेल कर देते हैं। हमारा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा, और इसी में रहेगा कॉलिजन, टक्कर जिसको कहते हैं। 5th नंबर चैप्टर रहेगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, ये 5th चैप्टर है। 6th चैप्टर में ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो इस तरह का चैप्टर इसमें डाला गया है। सबसे पहले 4th नंबर चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी और कॉलिजन दिया गया है। 9th क्लास में पढ़े होंगे कार्य शक्ति ऊर्जा और कॉलिजन। तो ये जो तीनों चैप्टर मिलकर के, इसमें वर्क भी पढ़ना है हमें, पावर भी पढ़ना है, एनर्जी भी पढ़ना है, और कॉलिजन चैप्टर भी पढ़ना है। कॉलिजन कितने तरह के होते हैं, वर्क में कई तरह का कंसेप्ट है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, एंड पावर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा टॉपिक्स वही सब है हमारा रिलेटेड है, इस पर डिस्कस करेंगे। कॉलिजन कितने तरह के होते हैं, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, बहुत सारा टॉपिक जो अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन टर्म हम बता दे रहे हैं। हाँ, वर्क और एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया 9th क्लास में मिला होगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। ये चैप्टर टोटली डिफरेंट है, तुम्हारे से अलग है एकदम। ये चैप्टर तुम लोग अभी नहीं इसके बारे में वाकिफ हो, एकदम नया है तुम्हारे लिए, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। क्योंकि कोई बॉडी अगर घूम रहा है तो इसका मतलब ये तो पढ़े होगे तुम, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, तो कैसे कैसे उसको कैसे घूम रहा है, काहे उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है घुमाने के लिए, और उस पर क्या टाइम पीरियड है, कैसे निकालें। तो बहुत सारा न्यू कंसेप्ट इस चैप्टर में आएगा, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मैकेनिक्स। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस इतना से तुम समझ सकते हो कि जितना जो तुम शुरू से पढ़ोगे 4th नंबर चैप्टर तक, सारा के सारा इस चैप्टर में कंसेप्ट यूज होगा। मतलब अभी से जो 1st चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर तक हमने दिया, वो सब कंसेप्ट हमको रोटेशनल मैकेनिक्स में मिल जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबका एक तरह से पीछे का चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 9th क्लास में है इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तुम पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो वो जो है इसमें पढ़ोगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर सैटेलाइट कैसे काम करता है, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे जाता है, किस स्पीड से उसको अपने ऑर्बिट में सेट किया जाता है, किसी रॉकेट को, हम लोग रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो किस स्पीड से इसको फेंका जाए, आगे बताऊंगा, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो वो सब टॉपिक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं, काफ़ी मतलब नॉलेज वाला चैप्टर, जिसको इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है इसको। तो ये 6th जो चैप्टर है, 6th नंबर चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा 7 नंबर चैप्टर, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो यूनिट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मैटर का, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी वो सब टर्म तुम तो नहीं समझ पाओगे, हम चैप्टर बता दे रहे हैं। इसमें जैसे इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ोगे, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ोगे,
कोई भी बॉडी इलास्टिक है, लोहा जैसे इलास्टिक होता है, कैसे उसमें गुण होता है लोहा में इलास्टिसिटी का, जैसे किसी वस्तु को खींच देते हैं और खींचने के बाद छोड़ दे वापस आ जाए, तो वैसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारा इलास्टिसिटी रहेगा, इलास्टिसिटी, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ये तुम 9th में नहीं पढ़े हो। फिर दूसरा लिक्विड का प्रॉपर्टीज एक होता है सरफेस टेंशन। ये इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन हमारा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आता है। उसके बाद जो 1 नंबर हमारा है, इसको कहा जाता है फ्लूइड्स या लिक्विड, फ्लूइड्स मैकेनिक्स। यहां पर तुम जो पढ़ोगे फ्लूइड्स मैकेनिक्स, जो हमारा चैप्टर आएगा, इसमें लिक्विड का और लिक्विड का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। मैं यहां बता दूं कि इसको हम लोग 2 चैप्टर में बांटेंगे। इसको पहले हाइड्रोस्टैटिक्स से कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, और दूसरा मैं कहूंगा इसको हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि फ्लूइड्स रेस्ट में होते हैं, और हाइड्रोडायनेमिक्स कहा जाता है फ्लूइड्स माने लिक्विड और गैस दोनों हो गया। लेकिन जो क्लास 11 तक पढ़ोगे तुम लिक्विड के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जब ये चैप्टर एक्चुअली में वैलिड है लिक्विड और गैस दोनों के लिए, इसलिए मैंने फ्लूइड लिखा। फ्लूइड वर्ड बना है फ्लो से, अब फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, तो लिक्विड भी फ्लो कर रहा है और गैस भी फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं। माने फ्लो करे, समथिंग दैट कैन बी फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स। तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, वो लिक्विड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या रहेगा, वो मोशन में रहेगा। तो हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक दोनों हमको पढ़ना है। इसमें बहुत सा टॉपिक्स इसमें छोटे छोटे, जैसे पास्कल का नियम तुम पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो पास्कल का लॉ तुमको इसमें भी आएगा। आर्किमिडीज का लॉ पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का भी थ्योरी आएगा। उसके अलावा एक नया टॉपिक पढ़ोगे इसमें, बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस प्रिंसिपल, कैसे पाइप से लिक्विड फ्लो करता है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है लिक्विड का, ये हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगा। तो ये दोनों हमारा फ्लूइड्स मैकेनिक्स का टॉपिक कहलाता है। फिर इसी में तुम पढ़ोगे इसी में आगे हम बताएंगे विस्कोसिटी के बारे में। लिक्विड का एक गुण होता है विस्कोसिटी, हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स में ही उसको डालेंगे, विस्कोसिटी। तो ये तुम्हारा मैकेनिक्स का टॉपिक है। इतना जो हमने बताया ये चैप्टर सारा मैकेनिक्स का चैप्टर था, ये सारा तुम्हारा मैकेनिक्स का चैप्टर था। तो बड़ा चैप्टर है थोड़ा मैकेनिक्स। इसके बाद जो दूसरा यूनिट आएगा, देखो फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स था और मैकेनिक्स के अंदर में इतना कुछ था। अब जो सेकेंड यूनिट आने जा रहा है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड जो यूनिट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड यूनिट हो गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग हीट हुआ, टेम्परेचर हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैलोरी क्या होता है, यूनिट कैसे हुआ। फिर थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा देखो ये केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ, कुछ आइडिया थर्ड लॉ का भी दिया जाएगा इसमें तुमको। उसके अलावा इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में मैं बताऊंगा, हीट कैसे ट्रांसफर करता है, ये सब तुमको पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, क्योंकि इसका हम टॉपिक को डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना ही बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तब इसके टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, खाली यूनिट हम अभी दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है एसएचएम एंड बेब्स। जिसको कहीं कहीं चैप्टर में वेव्स एंड ऑसिलेशन भी कहा गया है। एसएचएम कहने का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको कहा जाता है, पूरा नाम है सिंपल, ये चैप्टर का नाम है हमारा, हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्तीय गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा मोशन, पीरियोडिक मोशन, आवर्तीय गति, तो
वो जो पढ़े थे वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत ही वो मोशन आते हैं। इसी में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक मोशन कैसे होता है, और जैसे पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम का ऐसे 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 ऑसिलेट्स करता है, तो कैसे वो ऑसिलेट्स किया, क्या उसका टाइम पीरियड है, क्या उसका इक्वेशन है। और फिर आ जाता है वेव, जिसको तुम 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, तरंग, ध्वनि तरंग या प्रकाशित तरंग, ये सब 10th में पढ़े होगे। 9th में ध्वनि के बारे में पढ़े थे, तो वो वेव्स के बारे में पढ़ोगे यहाँ। और 9th जो 11th क्लास का सिलेबस में तुम्हारा जैक में है, जो सिलेबस में हमारा दिया गया है वो साउंड वेव, और 12th क्लास में आएगा लाइट वेव। तो यहाँ साउंड वेव के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे साउंड वेव काम करता है। ध्वनिक तरंग, जैसे हम बोल रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, तो साउंड वेव है। मैंने पहले भी कहा था कि साउंड वेव के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम का ये नहीं ट्रेवल कर सकता है। दूसरी बात है, साउंड और लाइट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तुम जैसे लाइट में पढ़ा होगा 10th में, क्या पढ़े थे, परावर्तन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन पढ़े थे। तो जो लाइट में होता है वो साउंड में भी होता है, सारा गुण होता है। जैसे लाइट वेव रिफ्लेक्ट किया, हमारा साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित होता है। जैसे इको वाला सिस्टम सुनते हो, गूंजता है आवाज, इको जो कहते हो वही आ गया। उसके अलावा इसमें भी रिफ्रैक्शन होता है, उसमें भी तुम रिफ्रैक्शन पढ़े थे। तो जो लाइट वेव में होता है वो साउंड वेव भी होता है। केवल एक प्रॉपर्टी है जो साउंड और लाइट को अलग करता है, आगे पढ़ोगे, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है सिर्फ लाइट में होता है, वो साउंड में नहीं होता है। बाकी लगभग जितना गुण है लाइट का वो सारा का सारा साउंड में आता है। इसी कारण इस साउंड को भी हम लोग वेव कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। तो ये हमारा SHM एंड साउंड वेव हमारा 3rd यूनिट में होगा। तो ये 3 यूनिट में मैंने बांटा है। चैप्टर तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यूनिट में मैंने 3 यूनिट में बांटा है। और 11th पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, हमको पढ़ना ही है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 11th में साइंस ले रहे हो तो टारगेट लेके चलना है कि कहीं ना कहीं हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है। बस 11th को लेके नहीं चलना है कि बस 11th पढ़ लिए, उसको देख लिए और हम पास कर जाएंगे, नहीं। हमको टारगेट लेके चलना है। इसीलिए जो भी हम टॉपिक्स बताएंगे, तुमको पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो ऑल इंडिया में पूछे गए हैं या जिनको पूछने की संभावना है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तो पता चलेगा कि हमें भी वो एबिलिटी है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हमको लेके चलना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी, कि जो 11th तक पढ़ेंगे, अगर हम उस टॉपिक को पढ़ लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वेक्टर दिया है, तो पहले तो मैं उसको वेक्टर को पढ़ाऊंगा पूरा, क्या है वेक्टर, उसका थ्योरी जो होता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, जो प्रॉब्लम होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और फिर उससे रिलेटेड जब हम पढ़ लेंगे उस थ्योरी को, प्रॉब्लम को बना लेंगे, तो फिर वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंट एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, जे मेंस के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सॉल्व करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम में वो क्षमता है कि हम उस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। तो विश्वास को जगाने के लिए जब हम पढ़ें उस चीज़ को, तो हम उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमें वो क्षमता है कि नहीं है। पहले हम देंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा दिन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन, जो पहला जो हमने दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पहला जो हमारा मैकेनिक्स जो हम बताऊंगा, तो पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। हम यूनिट के बारे में बताएंगे, यूनिट कैसे लिखा जाता है, यूनिट को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उस पर डिस्कशन होगा हमारा नेक्स्ट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।